हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 2023 का जो ये पेपर हुआ है ये किस प्रकार का रहा और इससे हम 2024 की दिशा कैसी तय कर सकते हैं। एथिक्स में जो बहुत डायमेंशन ऐड करके पूछने का जो ट्रेडिशन था, परंपरा थी यूपीएससी ने, इस बार थोड़ा वो उससे हटा है। 250 मार्क्स का यह पेपर है। निबंध को कभी भी हल्के में नहीं लेने की ज़रूरत है, न ही एथिक्स वाले पेपर को हल्के में लेने की ज़रूरत है। हमेशा यूपीएससी की भूमिका ऐसी रही है कि उसने प्रश्न जब भी विज्ञान प्रौद्योगिकी से बनाए तो उसने विषय तो करंट का उठाया है लेकिन पूछा उससे पारंपरिक चीज़ें। अब यूपीएससी आपसे जो मांग कर रही है वो आपका एक तकनीकी पक्ष मजबूत करते हुए मांग कर रही है। यूपीएससी भी ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे में तो हम आपकी दूरदर्शिता देखेंगे, लेकिन बाकी जो पाठ्यक्रम है अब हम उस पाठ्यक्रम को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे कि आपके पहुंच से बाहर हो जाए। यूपीएससी ने ये ट्राई करा है कि दो सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करा जाए, दो सब्जेक्ट को आपस में मिलाया जाए। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिविटी है वो भी बनी रहेगी और बच्चे की ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ एग्जामिन हो पाएगी। कभी कभी तो ये समझना कठिन हो जाता था केवल प्रश्न देख के कि ये थर्ड पेपर में पूछा है, सेकंड पेपर में पूछा है या फोर्थ पेपर में पूछा। अपनी तैयारी संपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, किसी भी डायमेंशन को नहीं छोड़ा जाए, किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाए। सिलेबस से चीज़ें, आपकी किताब से चीज़ें हैं, बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके वो नहीं पूछ रहा है। इस बार हम कह सकते हैं कि यूपीएससी ने अपने पेपर को थोड़ा ठीक, सीधा, सरल और विषयगत रखने का प्रयास किया। विद्यार्थी अभ्यर्थी युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, यानी कि एग्जामिनेशन देने जा रहा है, तो उसे हर हथियार के साथ सुसज्जित होना चाहिए। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपीएससी 2023 के प्रमुख 4 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 और 4, इसी के साथ ही साथ निबंध, ये 5 पेपर टोटल कंडक्ट कराए जा चुके हैं और इन्हीं के आधार पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पेपर जो है वर्ष 2023 का कैसा रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो निबंध का पेपर आया था, निबंध के पेपर का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि चिंतन के ऊपर है, जिसमें कहा गया है कि चिंतन एक प्रकार का खेल है, ये शुरू ही तब होता है जब इसके विरोधी पक्ष में हो। तो यहाँ पर चिंतन करने के लिए हमारे साथ टीम में अभिनव सर हैं, मनीष सर हैं, दिलीप सर हैं और अमरेंद्र सर हैं। 4 लोग इस बात पर चिंतन करेंगे कि 2023 का जो ये पेपर हुआ है ये किस प्रकार का रहा और इससे हम 2024 की दिशा कैसी तय कर सकते हैं। इन्हीं बातों पर चिंतन करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए। तो शुरुआत करेंगे अमरेंद्र सर से और ये जानना चाहेंगे, अमरेंद्र सर जो हैं वो आप देखते हैं कि पॉलिटी और एथिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। सर अंतर्राष्ट्रीय विषयों के साथ साथ इतिहास पे बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं। सर पर्यावरण और भूगोल, ये दोनों विषयों पर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और अभिनव सर हैं हमारे साथ में, वो इस समय आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से भूगोल पढ़ा रहे हैं और भूगोल का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर के पास में। तो इन सब विषय एक्सपर्ट्स से भी हम राय लेंगे ही लेंगे। शुरुआत करेंगे हम इस बात से कि सर जो एथिक्स का पेपर आया था, जीएस पेपर 4, जिसको अक्सर हम देखते हैं कि लोग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की जब तैयारी करते हैं तो जीएस पेपर 4 को थोड़ा अलग तरीके से छोड़ करके चलते हैं अपनी तैयारी के दौरान। इस बार जीएस पेपर 4 का दृष्टिकोण कैसा रहा था? ठीक बात है, अगर हम लोग देखें तो जीएस 4 केवल और केवल मुख्य परीक्षा में आता है, इसलिए अक्सर जो तैयारी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी की है वैसे लोग साथ साथ नहीं करते। लेकिन इस बात को लेके कहीं उनके अंदर डर तो ये रहता है कि एथिक्स में अच्छा कैसे होगा, क्योंकि बाकी विषय जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एथिक्स उनके लिए पूरी तरीके से अलग होता है। तो जो आपने कहा कि वो अक्सर उसको छोड़ के चलते हैं, लास्ट में करते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि एथिक्स लास्ट में रटना ही है। लेकिन आप ये जानते हैं कि एथिक्स जो है ये आपके व्यवहार से जुड़ा है। आपके प्रत्येक क्रियाकलाप में जो एथिक्स हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके मानक हैं, वो जुड़े हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों को चूँकि विजुलाइज नहीं कर पाते। जैसे इसमें जो मूल्य दिए गए हैं, जैसे धारणा की बात कर लें हम लोग, सत्यनिष्ठा की बात कर लें, ईमानदारी की बात कर लें, या फिर ऐसे और भी करुणा की बात कर लें, तो इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते, इसको विजुलाइज नहीं कर पाते। इसलिए लोगों को लगता है कि ये कठिन है, ये महसूस करने की चीज़ है। तो समस्या इस बात की है कि हम उन ज्ञानेंद्रियों को ज़्यादा देते हैं महत्व, जो हम श्रव्य माध्यम में या दृश्य माध्यम में है। लेकिन जो अंतरात्मा की बात है,
अक्सर हम उससे दूर होते हैं। तो ये विषय आपको उसी तरफ खींच के ले आता है कि भाई आप बाहर भटकना बंद करो, आप थोड़े अपने अंदर आओ, और जब तक आप अंदर नहीं आओगे तब तक आप वास्तविक ज्ञान समझ नहीं पाओगे। इस बार सवाल भी आया कि हर भटकने वाला गुम नहीं होता। तो जितने भी लोग संसार में अपने अंदर जाने का प्रयास किए, संसार ने उसको यही समझा कि ये भटक रहा है, वास्तव में वो भटक नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में आप महात्मा बुद्ध की बात कर लें, कबीरदास की बात कर लें, ये सारे लोग अपने टाइम के भटके हुए लोग थे, और आज यही हमारे आदर्श हैं, आज यही हमारे मार्गदर्शक हैं, आज इनकी ही दूरदर्शिता हम अपने विषयों में, सिलेबसों में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा जो हमारा दृष्टिकोण है, थोड़ा सा जो हमारी समझ है, वो थोड़े अलग ढंग से बस होने की ज़रूरत है। एथिक्स अपने आप आपको समझ में आने लगता है। इस बार मैंने अभी जस्ट पेपर होने से 10 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एथिक्स का एक मैराथन वीडियो कराया, जिसमें यूनिट 1 से लेके 7 तक पढ़ाया। और आप पेपर उठा के देख लीजिए, जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई, इस बार का पेपर बिल्कुल ठीक वैसा ही रहा। हम कह सकते हैं कि जैसे पिछले कई वर्षों में एथिक्स में जो बहुत डायमेंशन ऐड करके पूछने का जो ट्रेडिशन था, परंपरा थी यूपीएससी ने, इस बार थोड़ा वो उससे हटा है। कुल 12 सवाल आए हैं, 12 सवाल में से 6 सवाल आपके 6 यूनिट से हैं। हर यूनिट से एक प्रश्न उन्होंने पूछा, और प्रश्न भी ऐसा पूछा है कि आपको बहुत गहराई में जाके डूबने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे आपसे मूल्य पूछ लिया कि बुनियादी मूल्य की बात करिए, सत्यनिष्ठा प्रशासन में कैसे सहयोग कर सकती है, बड़े सरल सवाल हैं। इसको तो आप 5-5, 7-7 पॉइंट, अगर आपने टेस्ट दिया, आपने ऐसे लिया, आपने अगर टेस्ट दिया है तो आप इस पर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर 4th पेपर की हम लोग बात करें तो 6 हमारे पास केस स्टडी थी और 6 हमारे पास प्रश्न थे। 6 प्रश्न 6 यूनिट से, और 6 केस स्टडी उन्हीं 6 प्रश्नों पे डिपेंडेंट थी। तो पेपर अगर टोटल पेपर की बात करें तो इस बार का जो टोटल पेपर रहा है, वो हम कह सकते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों की अपेक्षा एथिक्स में आपका कॉन्फिडेंस इस बार बढ़ा होगा। जो भी छात्र थोड़ी भी तैयारी करके और प्रैक्टिस अगर उन्होंने करी होगी, तो एथिक्स इस बार उनके पकड़ में, उनके पहुंच में था। यूपीएससी भी ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे में तो हम आपकी दूरदर्शिता देखेंगे, लेकिन बाकी जो पाठ्यक्रम है, अब हम उस पाठ्यक्रम को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे कि आपके पहुंच से बाहर हो जाए। जैसे पिछले 2-3 वर्षों में, वो चाहे 2nd पेपर हो, 1st पेपर हो, 3rd पेपर हो, मतलब एक तो ऐसा लगने लगा कि सब करंट अफेयर से जोड़ के कितना कोई बच्चा जो है वो याद करेगा, कितना रटेगा। पिछले पूरे साल बच्चों ने करंट अफेयर्स पढ़ा, 1 वर्ष, और इस बार आप 2nd पेपर देखिए, सिलेबस से चीज़ें हैं, आपकी किताब से चीज़ें हैं, बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके वो नहीं पूछ रहा है। इस बार हम कह सकते हैं कि यूपीएससी ने अपने पेपर को थोड़ा ठीक, सीधा, सरल और विषयगत रखने का प्रयास किया। जी, बहुत अच्छी बात है। जीएस पेपर 4 के लिए तो आपने ये बहुत अच्छा बताया। एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि सर, जैसे जीएस पेपर 4 है वो तैयारी से थोड़ा दूर रहता है, उसी तरीके से एक और है निबंध, जिसको हम लोग अक्सर ही, क्योंकि इंपॉर्टेंस जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की में से जो मूल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है व्यक्ति। तो निबंध वाला जो पेपर इस बार हुआ था, उसको देख करके आप, मतलब आपको कैसा लगता है कि उसका स्तर क्या रहा होगा? प्लस ये भी कि 2023 में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं निबंध में, अगले वर्ष 2024 के लिए यदि अगर किसी को प्रिपेयर करना हो तो वो क्या इससे सीख सकता है? विरत, आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा है। और जब हम सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखनी है ताकि हम मेरिट लिस्ट में आ सकें। और उसके कंटेक्स्ट में जो सर का एक एथिक्स का पेपर है और जो एक निबंध का पेपर है, ये दोनों ही रामबाण काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि सर ने एथिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बताया भी, वैसे ही कुछ हद तक जो निबंध का पेपर है, वो निबंध का पेपर किसी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम इन द सेंस कि किसी पार्टिकुलर विषय के बारे में आपको नहीं पढ़ना है कि आप विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय की गहरी जानकारी रख रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो ओपिनियन है, आपका जो सोचने का नज़रिया है, और वह नज़रिया एक दिन में नहीं बनता है। वह नज़रिया दैनंदिन गतिविधियों से बनता है। आप चल रहे हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप किसी हाट मेले में हैं, है ना,
आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो एक नज़रिया बिल्डअप होता है ऑटोमेटिकली, उसी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है निबंध के माध्यम से। और जहाँ तक बात आपने की कि भाई जिस प्रकार से इस बार पेपर में पूछा गया है, तो कमोबेश मैं आपको बताऊं विरद, और आपके माध्यम से तमाम विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि निबंध के पेपर में बीते 2-3 वर्षों में एक इंक्लिनेशन किया गया है दार्शनिक पक्ष की ओर। अच्छा। और दार्शनिक पक्ष में ऐसा भी नहीं सोचना है, ऐसा भी नहीं विचार करना है किसी भी विद्यार्थी को कि हमें दर्शन की गहराई तक जाना है या फिर हमें उस व्यक्ति विशेष दार्शनिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसने किसी बात को कहा, है ना। क्योंकि हो सकता है कि उस दार्शनिक के नाम को वह न जाने, लेकिन दार्शनिक के कई बातों को समझते हुए वह उसके विस्तार दे सके। जैसे कि इसी बार के निबंध में जो अमूर्त विषय से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, उसमें जितने भी टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को बिना किसी खास जानकारी के, बिना किसी खास अध्ययन के, बिना किसी खास दार्शनिक दृष्टिकोण के भी एक सामान्य जनजीवन में, सामान्य जीवन में जिस तरीके से व्यक्ति विचार करता है, सोचता है, समझता है, उसके आधार पर भी वो लिख सकता है। तो ये होना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास करने की प्रक्रिया है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 250 मार्क्स का यह पेपर है। निबंध को कभी भी हल्के में नहीं लेने की ज़रूरत है, न ही एथिक्स वाले पेपर को हल्के में लेने की ज़रूरत है। इनसे यदि आप एक अच्छे अभ्यास के साथ तैयारी करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। 2022 में भी कुछ इसी प्रकार से सवाल पूछे गए जिसमें अमूर्त विषयों की संख्या ज़्यादा थी। 2024 में भी मैं ये कहूँगा कि एक मैं 100% तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएससी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह कब अपना पलड़ा किस ओर झुका दे वो कोई नहीं जानता। लेकिन हमें अपनी तैयारी, जो विद्यार्थी है, जो हम लोग शिक्षक हैं, हम सभी को अपने लेवल पर यह विचार करने की ज़रूरत है कि हमें ईच एंड एवरी डायमेंशन को कैच करना चाहिए, है ना। जब भी एक विद्यार्थी, अभ्यर्थी युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, यानी कि एग्जामिनेशन देने जा रहा है, तो उसे हर हथियार के साथ सुसज्जित होना चाहिए, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि सामने वाले सेना के पास में कौन सा हथियार है, बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह अमूर्त विषयों को तो निश्चित तौर पर अच्छे से अभ्यास करे ही, साथ ही मूर्त विषयों पर भी अभ्यास करना ना छोड़े। मैं ये एकदम नहीं कहूँगा कि 2023 में या फिर 2022 में मूर्त विषयों को छुआ ही नहीं गया, क्योंकि इस बार भी बच्चों से संबंधित या फिर शिक्षा की स्थिति से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो ये मूर्त विषय से संबंधित निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिल्कुल, निबंध में कहीं ना कहीं जो है आपका दोनों पक्ष, आपके बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, दोनों को बैलेंस अप्रोच के साथ देखने का प्रयास है। जैसे एक सवाल इस बार और भी था कि आप दूरदर्शी निर्णय तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आपका अंतर्मन और तार्किक जो दृष्टिकोण है वो आपस में मिले ना। इसी तरीके से एजुकेशन में पूछा गया कि स्कूल की जो पढ़ाई जो होती है उसमें जो हम भूल जाते हैं, जो शेष बचता है वो शिक्षा है। तो कुल मिला के आपके जो आंतरिक पक्ष हैं, आपका जो आध्यात्मिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, और आपका जो भौतिक पक्ष है, दोनों में आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि एक शासक प्रशासक को एक तपस्वी जैसे कार्य मिलता है, और साथ ही साथ उनको देश दुनिया में जो चीज़ें घट रही हैं उसको भी संचालित करना होता है। तो अगर आपका कोई भी पक्ष, दोनों में से भाव पक्ष हो या संज्ञानात्मक पक्ष हो, अगर दोनों में से कोई भी कमज़ोर होगा तो एक अच्छा निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 2-3 वर्षों से लगातार ऐसे के माध्यम से जो व्यक्तित्व परीक्षण है, जो प्रशासकीय एटीट्यूड आपका है, जो प्रशासकीय एप्टीट्यूड है, इन दोनों चीज़ों की परख हमें लगता है कि निबंध से ही यूपीएससी कर रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और चर्चा की शुरुआत हमने जानबूझ करके इसीलिए उन 2 विषयों के साथ करी है जो अक्सर लोग बहुत बाद में प्रिपेयर करना शुरू करते हैं या जिनको तवज्जो थोड़ा कम देते हैं। जबकि ये 250-250 नंबर के जो प्रश्न है, यानी 500 नंबर जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो एकदम विषयगत होते हैं। जैसे अगर आप जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें 1 से अधिक विषय हैं, जबकि आप जीएस पेपर 4 में जाते हैं तो एथिक्स ही है। एक ही प्रकार की मेंटलिटी से आपको जूझना है। जब निबंध में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक प्रकार की मेंटलिटी लेकर के जानी है। तो दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है और चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों पर दोबारा से। लेकिन एक विशेष प्रकार का
कॉम्बिनेशन इस बार देखने को मिला है अगर जीएस पेपर 1 की बात करते हैं और उसमें खास तौर से इतिहास विषय रहता है, भूगोल विषय रहता है और सोसाइटी विषय रहता है। तो मुझे प्रश्न याद है सर, अभिनव सर, आप इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूर दीजिए। एक प्रश्न आया था जिसमें हमने देखा कि इतिहास और भूगोल का काफ़ी निकट संबंध था। सीधा प्रश्न जरूर था, प्रश्न सीधा पूछा गया था, जीएस पेपर 1 में पूछा गया, लेकिन निकटता बहुत ज़्यादा थी। एक और प्रश्न रहे उसमें जिसमें हमने देखा कि इतिहास के साथ साथ इकोनॉमिक्स को मिक्स किया गया, जैसे 1960 के बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, किस प्रकार भारत एक आयातक से निर्यातक की ओर जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है, इससे बच्चे भ्रमित नहीं हुए होंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। बेसिकली यूपीएससी ने जो लास्ट के कुछ वर्षों में अपना पैटर्न बना रखा था, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, कि जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती थी। उसके पहले क्वेश्चन में एक ऑरा क्रिएट करा जाता था बच्चे के दिमाग में, और उसके बाद मेन क्वेश्चन पर यूपीएससी लंबी शैलियों में प्रश्न हुआ करते थे। लंबी शैलियों में जो प्रश्न पूछे जाते थे उसे थोड़ा सा अलग करके शायद यूपीएससी ने ये ट्राई करा है कि दो सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करा जाए, दो सब्जेक्ट को आपस में मिलाया जाए। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिविटी है वो भी बनी रहेगी और बच्चे की ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ एग्जामिन हो पाएगी। इसमें एक अच्छा डायमेंशन जो जैसा आपने कॉइन करा अभी, कि दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास है। ये जो क्वेश्चन था 1960 के दशक में, जो भारत एक आयातक देश था, इससे धीरे धीरे करके हम निर्यातक देश की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये डायमेंशन में बच्चे को इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बतानी पड़ेगी अपने आंसर में, और साथ में उसका जो भौगोलिक पक्ष है उसे भी मेंशन करना होगा। तो ये एक यहाँ पर इंटरलिंक है। ऐसे ही जो शुरुआत में, पेपर की शुरुआत में जो आयातक निर्यातक पक्ष बताना है तो उसमें इकोनॉमिक्स भी होगी। तो यहाँ तो 3 सब्जेक्ट्स का जंक्शन मिल गया इसमें। तो इस प्रकार के प्रश्न जो यूपीएससी ने अभी पूछना स्टार्ट करे हैं, वैसे इसका हिंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी बच्चों को देखने मिलेगा, जहाँ पर प्रश्न जो थे वो देखने में भले ही काफ़ी सिंपल दिखाई दे, परंतु उसमें बैकग्राउंड 2 से 3 सब्जेक्ट का लग जाता है। इसी प्रकार से जो अदर क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादा बहुत टफनेस के लेवल को यूपीएससी ने टच नहीं करा है। मतलब भूगोल की दृष्टि से देखें तो काफ़ी मॉडरेट लेवल का रहा पेपर, परंतु वहाँ पर ये जो आपने टर्म बताई कि आपस में इंटरलिंक करने की आवश्यकता ज़्यादा थी। इसी प्रकार से अगर हम कुछ कन्वेंशनल पार्ट को देखें तो भू-आकृति विज्ञान से प्रश्न आते थे, वो इस साल भी आपको भू-आकृति विज्ञान से दिखे। जो भारत के भूगोल से आने वाले प्रश्न थे वो सीधा सीधा भारत के भूगोल से ही आए। जलवायु से प्रश्न आना तय था, वो आया। अब इस प्रकार के जो प्रश्न थे, अगर बच्चे ने एक मॉडरेट लेवल की भी तैयारी करी है, अगर उसकी सामान्य लहजे की भी तैयारी है, तो भी आंसर बनाए जा सकते थे, उत्तर बनाए जा सकते थे। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि बच्चे की स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, बौद्धिक क्षमता कितनी है, चीज़ों को आपस में रिलेट करके सेग्रीगेट करके आंसर बनाने की, ये एक रिक्वायरमेंट थी इस बार के भूगोल के प्रश्न पत्र में। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरीके से एक चीज़ और देखने को मिली थी। पिछली बार का जब क्वेश्चन पेपर मनीष सर बना था तो हमने देखा था कि सर लोगों ने भी बताया अभी कि उसमें पिछली बार करंट अफेयर्स का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा था। तो जब हम इस बार साइंस की बात करते हैं, आप साइंस एंड टेक भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी भी आपका सब्जेक्ट रहता है, तो दोनों ही विषयों में अगर आपने देखा हो करंट अफेयर्स का कितना योगदान इस बार रहा है। मुझे याद है 2022 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय कोवैक्सीन वगैरह के पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, कोविड से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो क्या इस समय जो करंट अफेयर्स में टेक्नोलॉजीज रही उससे संबंधित कुछ प्रश्न था? अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न आया था चंद्रयान से जी। तो चंद्रयान वाला प्रश्न, ये तो स्वाभाविक सी बात है, अभी 23 अगस्त को जब लैंडिंग हुई तो ये पूरे देश ने इसका जश्न भी मनाया। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक मतलब हमेशा यूपीएससी की भूमिका ऐसी रही है कि उसने प्रश्न जब भी विज्ञान प्रौद्योगिकी से बनाए तो उसने विषय तो करंट का उठाया है, लेकिन पूछा उससे पारंपरिक चीज़ें। तो जैसे इस साल भी यही हुआ है कि चंद्रयान के क्या विषय थे, मतलब चंद्रयान के क्या लक्ष्य थे, इससे पहले कौन कौन से देश इस लक्ष्य को हासिल कर सकें, उसके अंतर्गत कौन कौन से पेलोड इस्तेमाल किए गए, उनका विवरण करने को दिया गया। तो लिखने को पूरी थ्योरी दी गई है, लेकिन विषय उठाया गया है वर्तमान से। दूसरा प्रश्न आया था आपका, जिसमें 3 प्रश्न जुड़े हुए थे। एक निजता का संबंध भी था, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रश्न था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा क्या है, इसका प्रयोग वर्तमान में जो हमारा क्लिनिकल निदान है, ये शब्द किया गया था, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में एआई का यूज़ कैसे हो रहा है और उसका निजता पर हमारे लिए कोई खतरा है या आप ऐसा खतरा महसूस करते हैं या नहीं,
ये सीधा प्रश्न दिया था। अच्छा। तो इस प्रश्न को भी देखा जाए तो अभी का जो दौर है इसमें लगातार एआई का प्रयोग बढ़ रहा है। तो एआई जो है एक वर्तमान का विषय है, करंट में लगातार रहता है। आप चैट जीपीटी के बारे में सुन रहे थे, बार्ड के बारे में सुन रहे थे। इन सारे विषयों ने बहुत सारी जगहों पर ले ऑफ भी कराए, कई कंपनियों में जो है छटनी हो गई इनकी वजह से। हाँ। तो ये लगातार विषय में था। तो इसका यही है कि निजता पर क्या हमला है, पेगासस जैसे, साथ साथ हमारी निजता के अधिकार, मतलब उसमें थोड़ा सा अनुच्छेद का भी प्रयोग कर सकता था स्टूडेंट। तो पिछली बार की तुलना में मतलब करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया गया या उतना ही अनुपात लगभग देखने को मिलता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात सर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक अलग पक्ष है मेरा कि इसको करंट भी ना बोलते हुए अब यूपीएससी आपसे जो मांग कर रही है वो आपका एक तकनीकी पक्ष मजबूत करते हुए मांग कर रही है कि कोई भी आगे अगर सिविल सर्वेंट बन रहा है तो वो ऐसा ना हो कि वो एकदम पारंपरिक की ढर्रे पर चल रहा हो, वो वर्तमान के साथ जुड़ा रहे, वो आज की टेक्नोलॉजी को समझे और उन टेक्नोलॉजी को अपनी फील्ड पर भी उतारे। तो यूपीएससी ने ऐसा बहुत ज़्यादा करंट के ऐसे कोई फैक्ट नहीं पूछ लिए, लेकिन आपसे मांग की है कि आप सहज रहें। आज वर्तमान में आज हर व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये चीज़ें एक सिविल सर्वेंट को भी और ज़्यादा अग्रसर करने में मदद करेगी कि भाई वो जब जाएगा तो वो जनता के बीच में एक अच्छा प्रशासन तब कर पाएगा। तो इसमें ई टेक्नोलॉजी पे भी प्रश्न, अर्थव्यवस्था में भी ऐसे कई प्रश्न आए जिन्होंने कृषि के साथ साथ ई टेक्नोलॉजी पे बात करी। अच्छा। मझले उद्योगों पर बात हुई, एमएसएमई पे प्रश्न आया हुआ है, विपणन पर बात हुई है, मार्केटिंग में जैसे भारत के अंतर्गत यूपीआई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी जोड़ा गया। तो मतलब यूपीएससी यही मांग कर रही है कि आप टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप समझें भी और लोगों तक पहुंचाएं भी, तभी बेहतर प्रशासन हो पाएगा। ये जो 3-4 विषयों पे हम लोगों ने अभी तक चर्चा करी उसमें एक सेंटर पॉइंट तो निकल करके आ ही रहा है कि व्यक्ति अपने विषय की जानकारी तो रखे ही, समाज की भी जानकारी रखे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोक सेवक हैं और लोक के बारे में जानना जरूरी है। कब ये इस बात को भी इंगित करता है कि कई बार जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ से दूर हो जाते हैं और लगता है कि यार किताबी ज्ञान रखेंगे तो ज़्यादा हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन एथिक्स से लेकर के, निबंध से लेकर के, विज्ञान और तकनीकी तक के विषयों में ये स्पष्ट है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं या समाज की जो सोच है उस पर आधारित यूपीएससी फोकस्ड अब मतलब अपने क्वेश्चंस कर रहा है। तो कुछ और सब्जेक्ट्स पे भी चर्चा कर लेते हैं सर। अगर इसमें दिलीप सर, अगर इसमें इतिहास विषय को भी इन्वॉल्व किया जाए, पहले 2022 की तुलना करी जाए 2023 के साथ, और फिर ये कि जो प्रश्न का स्तर है वो कितना गंभीर रहा है, इन दो पॉइंट्स पे अगर हम इतिहास को देखना चाहें तो कैसा रहा होगा पेपर इस बार? विरुद्ध 2022 में जिस हिसाब से सवाल पूछा गया था इतिहास में और 2023 में जो सवालों की प्रकृति रही है इतिहास विषय में, तो उसमें एक थोड़ा सा मुझे ये दिखा कि आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना होता है जीएस के पेपर 1 में, और जो टॉपिक्स उसमें संदर्भित किए गए, हालांकि अब यूपीएससी का कुछ भी ठिकाना रहता नहीं है कि कहाँ से सवाल बना दे और फिर वो कैसे भी करके वो बता सकता है कि भाई ये तो इससे जुड़ा हुआ है ही। जनरली आर्ट एंड कल्चर में जो बच्चे पढ़ते हैं तो भाई शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, जीआई टैग और इस तरीके से परंपरागत तरीके से परंपरागत जो भी संस्कृति रहती है, कला संस्कृति से संबंधित गतिविधियां रहती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। हालांकि यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में इस बात को समावेशित किया है कि प्राचीन भारत से लेकर करके आधुनिक भारत तक की जो भी गतिविधियां रही हैं कला के क्षेत्र में, उनको पूछा जा सकता है। और इस बार जो आईएएस मेंस में सवाल पूछा गया है इतिहास में, उसमें ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सीधे सीधे प्राचीन भारत के सवाल को ही पूछ लिया, जबकि वो पूछा गया है कला संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि प्राचीन भारत का जो सवाल है, प्राचीन भारत का जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम मेंस परीक्षा में है नहीं, मुख्य परीक्षा में प्राचीन भारत या फिर मध्यकालीन भारत पढ़ना नहीं है पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से। लेकिन प्राचीन भारत में जो वैदिक समाज और धर्म के बारे में पढ़ना होता है, ये सीधे सीधे कला और संस्कृति के आधार पर पूछ लिया गया। वहीं सल्तनत काल में जो विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये भी सीधे सीधे कला संस्कृति के स्तर पर पूछ लिया गया, जबकि सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में सामान्य तौर पर मध्यकालीन भारत में पढ़ना होता है, लेकिन मध्यकालीन भारत पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है मुख्य परीक्षा में। बस ये एक आधार बनाया गया कि हाँ ठीक है, आप कला और संस्कृति के बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें जो भी, चाहे वो वास्तुकला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो, किसी भी स्तर पर कोई भी गतिविधि हुई है तो फिर वहाँ पर आपको
तैयार रहना होगा, उसके आधार पर आपको अपनी तैयारी रखनी होगी। वैसे ही आधुनिक भारत के स्तर पर भी जो सवाल पूछे गए हैं, आधुनिक भारत के स्तर पर भी एक सवाल पूछा गया है कि पूरे विश्व में रेलवे के इतिहास के बारे में बताने के लिए। अब ये इसका एक जुड़ाव वैश्विक इतिहास से भी है, विश्व इतिहास से भी है, और साथ ही इसका एक जुड़ाव आधुनिक भारत के इतिहास से भी है। आधुनिक भारत के इतिहास में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सवालों की प्रकृति बहुत ही डायनेमिक रही है और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे सवाल भी पूछे गए हैं। बहुत अधिक इसमें ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा पुछल्ले प्रश्न नहीं आए हैं, ज़्यादा 2-3 प्रश्नों को जोड़ करके एक प्रश्न नहीं पूछा गया है, सीधे सीधे सवाल के तौर पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी मैं विद्यार्थियों को सचेत करना चाहूँगा कि इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि आप अगले वर्ष भी इन्हीं प्रश्नों की अपेक्षा कर रखें। हो सकता है कि अगले वर्ष फिर से उसी ढर्रे पर यूपीएससी आ जाए और उस हिसाब से सवाल को और गुत्थम गुत्थी करते हुए पूछे। टोटलिटी में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी संपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, किसी भी डायमेंशन को नहीं छोड़ा जाए, किसी भी एंगल को नहीं छोड़ा जाए, और हर एक एंगल से संबंधित, हर एक टॉपिक से संबंधित हमारे पास में कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हों ताकि हम परीक्षा भवन में उसके आधार पर इलेबोरेट आसानी से कर सकें। इस पे अगर देखा जाए तो ये जो इतिहास विषय है पर्टिकुलरली, जो इसका प्रारंभिक परीक्षा हुआ था इस बार 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा रही और अब ये जो मुख्य परीक्षा हुई, दोनों में एक इतिहास विषय को लेकर के यूपीएससी ने ज़रूर कुछ चेंजेस दिए हैं। जैसे आपने कला एवं संस्कृति के बारे में बताया, तो परंपरागत कला एवं संस्कृति के जैसे प्रश्न आते रहे थे वैसे इस बार नहीं आए। उसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में हम देखते हैं कि आधुनिक भारत का थोड़ा ज़्यादा योगदान रहता था, वहाँ पे कला एवं संस्कृति का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा चला गया था। तो ये इतिहास की तैयारी में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है प्रारंभिक से लेकर के मुख्य परीक्षा तक। इसको लेकर के बिल्कुल आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं कि सीधे ही प्रश्न पूछे जाने की परंपरा आप शुरू कर दी गई है, अगली बार भी सीधे ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। इसके अलावा जीएस पेपर 2 में जब हम सर चलते हैं तो उसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, मैंने जो इधर उधर से थोड़ा बहुत सुना, मुझे लगता है कि शायद इस बार ये आरोप लग रहे हैं कि थोड़े ज़्यादा प्रश्न इस बार राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं। ये कहाँ तक ठीक है? और दूसरी बात, अगर प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका कठिनाई स्तर जैसा था वो यूपीएससी के हिसाब से, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के हिसाब से ठीक है या फिर कुछ न्याय अन्याय हुआ है? बिल्कुल, देखिए इस पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम लोग अपना बैच शुरू कर रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो सारी फैकल्टी के साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था करंट अफेयर्स को लेके कि करंट अफेयर्स पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। तब पर भी हम लोगों ने आपको सावधान किया था कि करंट अफेयर्स पूरी तैयारी का 50% समय देने की ज़रूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स हमेशा अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ, जो आपके पारंपरिक विषय हैं उनके साथ मिला के पढ़ना है। और जब इस बार 2023 का जो हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा देखा, वहाँ भी ठीक वही बात थी कि जो कुछ घटनाएं बिल्कुल करंट में थी, उन घटनाओं को पारंपरिक विषयों के साथ जोड़ के पूछा गया। और अभी मेंस हुआ हमारा, वो चाहे 4 पेपर आप जीएस का देख लीजिए, तो वहाँ पर भी यही पैटर्न यूपीएससी आपको दिखा रहा है कि हम कुछ भी अनाप शनाप करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहे हैं। हम जो कुछ भी पूछ रहे हैं वो आपके विषय से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहें तो आपको ऐसे विषयों को छांट देना चाहिए जो आपके पारंपरिक विषयों से संबंधित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका करंट अफेयर्स का जो एक बड़ा टाइम है वो टाइम आपका बच जाएगा। इस बार मेंस का पेपर देखिए, अभी 2-3 वर्षों से क्या कर रहा था यूपीएससी अपना, ऐसे सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ये 2 ऐसे पेपर थे जो बहुआयामी थे। अच्छा। इतने सारे आयाम, इतने सारे डायमेंशन आपस में जोड़ रहे थे। कभी कभी तो ये समझना कठिन हो जाता था केवल प्रश्न देख के कि ये थर्ड पेपर में पूछा है, सेकंड पेपर में पूछा या फोर्थ पेपर में पूछा। पिछली बार 3 सवाल जो थे वो पॉलिटी के शुद्ध थे, वो फोर्थ पेपर में थे, जैसा कि इस बार नहीं हुआ। पिछली बार जो सवाल थर्ड पेपर में आने थे इकोनॉमिक्स के, वो सेकंड पेपर में घूम रहे थे। लेकिन ये वाली परंपरा इस बार जीएस पेपर 1 ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यूपीएससी ने कि हम जो कुछ भी पूछेंगे वो आपके जो परंपरागत विषय उसके साथ जोड़ के पूछेंगे। जैसे सर ने अभी राज्य व्यवस्था की बात करी, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उसका दायरा बड़ा हो जाता है। तो अगर उसको हम और छोटा करें तो कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, संविधान। इस बार संविधान के सवाल जो थे वो बहुत ज़्यादा थे।
है ना। जैसे पहले क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल होते थे 2-3, मैक्स 2-3, और उसमें भी वो सीधे सीधे अगर कोई संशोधन हुआ है वो संशोधन ही पूछ लेता था, कोई रिपोर्ट जारी हुई है किसी चीज़ पूरी रिपोर्ट पूछ ले रहा, तो वो बड़ा टफ हो जाता था। आप कितनी रिपोर्ट पढ़ेंगे भाई, साल भर में हमारा अगर पॉलिटी से रिलेटेड बात करें तो 50 रिपोर्ट जारी कर देती है हमारी सरकार, कितनी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे। तो इस बार थोड़ा सा यूपीएससी ने उन चीज़ों को छोड़ के विषयगत रहने का प्रयास किया है। और आरोप प्रत्यारोप भी तो लगते रहते हैं यूपीएससी में कि आप सिलेबस दे रहे हो कुछ और कुछ और रहे हो, जो मन में आ रहा है पूछ ले रहे हो, क्या कमाल की तानाशाही है ना। तो यूपीएससी भी तो सुन रहा है, वीडियो देख तो रहे हैं वो लोग भी, तो ऐसी स्थिति में उनको भी लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं थोड़ा संभला जाए। इस बार पेपर बिल्कुल आपका जो पाठ्यक्रम है और उस पर रहा है, करंट अफेयर्स को उतना ही तवज्जो दिया गया है जितना उनको मिलना चाहिए, जितना करंट अफेयर्स से जोड़ के हो बस उतना ही। कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल इस बार थोड़े ज़्यादा रखे गए, और गवर्नेंस से 2 सवाल रखे गए, राइट इशूज से 2 सवाल रखे गए, इसी तरीके से 2 ही सवाल जो है वो रखे गए आपके सोशल जस्टिस से, और 4 सवाल इस बार आए थे आपके आईआर से। आईआर का थोड़ा जो नंबर्स हैं वो इस बार थोड़े घटे हैं। इस बार टोटल नंबर जो था वो 50 नंबर, ये 250 के पेपर में 50 नंबर आईआर से था, और बाकी जो 200 नंबर थे वो पूरी तरीके से आपके राजव्यवस्था से थे। तो राजव्यवस्था में सोशल जस्टिस और जो गवर्नेंस है, जो राइट इशूज है, वो आपस में उसमें सिंक है। तो इस हिसाब से अगर हम आईआर का पक्ष और राजव्यवस्था का पक्ष देखें तो इस बार बहुत ज़्यादा सवाल थे राजव्यवस्था से। तो अंतर्राष्ट्रीय विषय से संबंधित जैसे सर जो प्रश्न आए थे, जैसे अमरेंद्र सर ने कहा कि उनकी संख्या थोड़ी ज़रूर कम थी, लेकिन वो क्या चौंकाने वाले प्रश्न थे या वो भी इसी तरीके के अन्य की तरह थोड़े सामान्य थे? चौंकाने वाले तो नहीं थे विरत, क्योंकि जो 4 सवाल पूछे गए अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, वो ऑन एन एवरेज जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स रहते हैं और साथ ही जो अक्सर हाँ चर्चा में रहते हैं उन्हीं से संबंधित सवाल थे। बहुत अधिक ये ऐसे क्लिष्ट सवाल नहीं थे, हाँ, घुमावदार सवाल नहीं थे, सीधे यहाँ पर ये है कि जैसे नाटो से संबंधित और नाटो के विस्तार से संबंधित, उसमें अमेरिका और यूरोपीय देशों की आपस में क्या साझेदारी है, भारत की क्या भूमिका है, इसको लेकर के सवाल पूछा गया। ये अक्सर हाँ इस तरीके से विषय चर्चा में रहते हैं। वैसे ही जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन, तो शंघाई सहयोग संगठन में भारत की क्या भूमिका है, वर्तमान में उस संगठन में किस तरीके से खींचतान चल रही है, इसको लेकर के सवाल पूछा गया। ये हमेशा से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के तौर पर इसको देखा जाता है। ये वाला सवाल सर थोड़ा सा बढ़िया मजाकिया भी था, वो विषाणु संघर्ष का विषाणु, संघर्ष का विषाणु उसमें जोड़ दिया गया था कि भाई संघर्ष का विषाणु एससीओ को बहुत ही कमज़ोर कर रहा है। तो संघर्ष का विषाणु में अब ये विषाणु कौन है तो किस एंगल से इसमें बातें की जा रही हैं, इसको लेकर के सवाल पूछा गया था। तो टोटलिटी में यदि हम कहें तो सिंपल और सहज सवाल था। हम लोगों ने मैंने खुद कई बार जो एससीओ है, शंघाई सहयोग संगठन है, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने चर्चा की भी है। नाटो के बारे में भी इस बार फिनलैंड को चूँकि इसमें ऐड किया गया है। यूक्रेन को लेकर के एक तनातनी की स्थिति लंबे समय से चल रही है कि नाटो में वो शामिल होना चाहता था, बाद में फिर रूस ने किस तरीके से एक अपने लहजे का इस्तेमाल किया उसके अगेंस्ट में। तो एक कहा जा सकता है कि सरल सवाल था, बहुत अधिक कठिन जहाँ से अपेक्षा करी जा सकती है वो उसी फील्ड से रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक सवाल जो था वो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जटिल था, जैसे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन की गतिविधियों को लेकर के सवाल पूछा गया था। और हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन है या फिर बाकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में पढ़ना तो होता ही है, ये पाठ्यक्रम में ही शामिल है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो विश्व व्यापार संगठन हो, चाहे फिर विश्व बैंक हो, IMF हो, तो इनका जुड़ाव हो सकता है कि किसी और क्षेत्र से भी रहे, अर्थव्यवस्था से भी रहे, या फिर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं IMO की, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका एक जुड़ाव पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र से भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इसकी भूमिका मानी जाती है, इसलिए यहाँ से भी सवाल बनाया गया। मनीष सर की तो ऑर्गेनाइजेशन पे डेडिकेटेड पूरी सीरीज ही हाँ, WTO पे भी मैंने देखा था कि एक प्रश्न WTO आधारित भी था, शायद वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था, जुड़ा हुआ जीएस था। पेपर 3 का प्रश्न था। हाँ ठीक है, तो ये जो 3-4 विषयों पर हम लोगों ने चर्चा करी, इन सब का आयाम अगर देखेंगे तो विषयगत ही है, हाँ थोड़ा सामाजिक भी है, और बहुत ही ज़्यादा कठिन इसको अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है।
एक और विषय है जिस पे हम पूछ लेते हैं, शायद हो सकता है कि उसमें कुछ कठिनाई देखने को मिली हो। भूगोल से काफ़ी निकट का संबंध है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का, और उतना ही निकट संबंध है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी उसी विषय से। तो उसके प्रश्न भी अन्य विषयों की तरह ही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले इस बार? सर उसमें जैसे हम पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के विषय हैं, एक पारंपरिक विषय है, गैर पारंपरिक विषय। और यूपीएससी की रुचि हमेशा से अब बढ़ गई है गैर पारंपरिक विषयों से, जिसमें आ जाता है जलवायु परिवर्तन, और सबसे फेवरेट टॉपिक है, हर साल वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस साल भी जब यूपीएससी ने प्रश्न पूछा तो एक प्रश्न सीधे सीधे आईपीसीसी पे पूछ लिया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो वो जो संगठन था उसी ने क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे पहले रूपरेखा रखी। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी संस्था होती है या कोई भी विषय होता है, उसका एकदम प्रारंभिक भाग जहाँ से शुरू हुआ है वैसा ही ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी पूछ लिया, वर्तमान नहीं पूछा, एकदम कि आईपीसीसी है क्या ये पूछ लिया गया, स्टैटिक हो गया है। हाँ, ये एकदम स्टैटिक हो गया। मतलब पर्यावरण का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसको देखकर कोई घबराहट हो किसी बच्चे को। और कई ऐसे भी, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन का कारण क्या है, इससे वैश्विक स्तर पर क्या लाभ होंगे, तो इस तरह का प्रश्न था। इसके अलावा एक थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न था जो कि थोड़ा हम बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों से जुड़ा हुआ था, और ये क्लास में वैसे पढ़ाया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा था उनको तो बना होगा, लेकिन कई बार सामान्य बच्चा नहीं पढ़ता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ईंधन की भरपाई करने के लिए या ईंधन की कमी के लिए कैसे किया जाता है। अच्छा, तो ये प्रश्न थोड़ा सा लगता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हम आज बायोफ्यूल की बात करते हैं, जैव ईंधन की बात करते हैं, तो उसमें जैव ईंधन कहीं से कहीं तक नहीं लिखा था, तो बच्चों को पता भी नहीं होगा कि जैव ईंधन क्या होता है। लेकिन जैव ईंधन के बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आज हमारा बहुत ज़्यादा, जैसे भारत तीसरा बड़ा देश है जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेलों का, मतलब अमेरिका है, अमेरिका के बाद चीन है, चीन के बाद भारत है। तो भाई भारत में भी इतनी मांग बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद हम चीन को भी पछाड़ देंगे। हम भले सौर ऊर्जा की बात करें, अक्षय ऊर्जा की बात करें, लेकिन पेट्रोल, डीजल, इस तरह के जीवाश्म ईंधनों पे हमारी निर्भरता आज भी है। तो उसके लिए हमारे पास विकल्प क्या है, तो जैव ईंधन है। जैसे G20 की बैठक में भी जैव ईंधन के लिए संगठन पर एक सहयोग सारे देशों में बना। तो ये बनेगा कैसे, उसमें सूक्ष्म जीवों का बड़ा रोल होता है। तो वो प्रश्न पूछा था, और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा कि भाई समुद्री प्रदूषण जो है वो कैसा है, और उसका जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसको कैसे निपट सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न थे जो कोई भी पर्यावरण अच्छे से पढ़ता है तो वो आसानी से बना सकते हैं। यानी ये भी उस एरिया के अंतर्गत और है ये जो UPSC विषय का रहा है सिलेबस पर्यावरण पारिस्थितिकी का विषय, ये ऐसा नहीं कि इस साल ऐसा कोई सिंपल प्रश्न है, क्योंकि अगर आप उसके थोड़ी सी भी गहराई में जाते हो तो इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। तो बहुत व्यापक प्रश्न नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या रिपोर्ट होती है, इतनी सारी कॉप्स होती रहती हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, किसी की 15 हो गई, किसी की 17 हो गई, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है कि राम सर आर्द्र भूमियों के लिए अलग बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए अलग बात होती है, इसके अलावा अलग अलग विषय और भी हैं कि जिनको लेकर हर साल एक मीटिंग होती रहती है सारे देशों की। तो उसमें थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी नहीं आया था, और ये विषय भी कंफ्यूजिंग नहीं है, इतना एक्सपेक्टेड है कि इस आराम तरीके से आ से सकता यूपीएससी के है। अगर पेपर कोई में बच्चा आने थोड़ा चाहिए। सा लगभग समय दे सब्जेक्ट को, तो आसानी से कोई भी प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस में बनाया जा सकता है। काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है। काफ़ी अच्छी बात है, और अंततः अगर आपने पेपर देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो स्रोत हैं विभिन्न, आप वहाँ से डाउनलोड कर देख सकते हैं। ओवरऑल ये समझ में आता है कि जो भी जीएस का पेपर 1, 2, 3, 4 और जो निबंध का पेपर आया है, काफ़ी अच्छे अंक आप इस बार उससे प्राप्त कर सकते थे। एक और चीज़ है जिस पे हम अंत में जाते जाते सभी लोगों से चर्चा करना चाहेंगे कि हम लोगों ने 2023 की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को यूट्यूब से लेकर के पेड बैचेस तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत हम लोगों ने करी है। P2I बैचेस रखे हैं, NCERT बैचेस रखे थे, फाउंडेशन बैचेस रखे थे, यूट्यूब की क्लासेस हम लोगों ने चलाई थी। तो अपने अपने विषय से हम लोग थोड़ा सा बच्चों को बता पाएँ कि वहाँ से कुछ प्रश्न जो आए थे, क्या वो उनके लिए फ्रूटफुल रहे? जी बिल्कुल। अगर हम लोग फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो मैंने लगभग 5 बैचेस में पॉलिटी पढ़ाई थी। सीधे मैं प्रश्न पूछता हूँ, राज्य व्यवस्था से संबंधित 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो आपने पढ़ाए, सारे 2-4 नहीं सारे, तो काफ़ी मतलब वो यूट्यूब में भी मिले होंगे कहीं ना कहीं। यूट्यूब में, इवन यूट्यूब पे तो मेरी पूरी कंप्लीट एथिक्स है, और आप उस पे भी जाके देखोगे तो 1-2 तो जो केस स्टडीज आई हैं वो सेम पढ़ाई गई हैं। और इसके अलावा बाकी जो सवाल आए हैं वो सारे के सारे सवाल आप यूट्यूब पे मेरी जो एथिक्स की क्लास है वो देख के आप कर सकते हैं। और जो मैंने मैराथन कराया वहाँ से 4-5 सवाल सीधे हैं जिसपे रुक के मैंने चर्चा करी कि देखो यहाँ पे सवाल है और ये ऐसे ऐसे 5 पॉइंट ही लिखना है, 5 ही पॉइंट तो पूछें। तो बिल्कुल आया हुआ है, और बहुत
वैसे ही आया हुआ है। मैंने कहा कि सीधा सीधा जो आप पढ़े, यानी बिल्कुल उसी दिशा में हाँ, आपको उसी लेकर दिशा के में, आपने लिखने का बिल्कुल। प्रयास किया। साथ ही सर मैंने आपका भी एक प्रश्न देखा था जो प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जीएस पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही था हाँ। कि प्राचीन भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जो भी एक विवेचना करने की बात की गई थी। स्पष्टीकरण देना। तो वो दरअसल वो एनसीईआरटी जो रामचरण शर्मा जी की किताब है उसमें वो कंप्लीट एक टॉपिक ही है, और वो मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया था जब एनसीईआरटी रामचरण शर्मा जी की पढ़ा रहा था यूट्यूब पे भी, और पेड बैच में भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी है, पढ़ाया है। तो सीधा सीधा ये सवाल वैसे ही वैदिक धर्म और समाज के बारे में जो एक सवाल पूछा गया प्राचीन भारत से ही संबंधित, वैसे ही फिर जो सल्तनत काल में विज्ञान और तकनीक के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा की गई। तो इसको लेकर के भी जब मैंने पेड बैच में बच्चों को मिडाइवल इंडिया पढ़ाया, एनसीईआरटी बैच में भी और पी2आई बैच में भी या फिर फाउंडेशन बैच में भी, तो यहाँ पर भी हमने चर्चा की कि सल्तनतकालीन समय में किस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में गतिविधियाँ अपनाएगी अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो कृषि के स्तर पर हो, चाहे वो कला के स्तर पर हो, इस तरीके से। तो ये तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संबंधित सवाल रहे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के स्तर पर जो सवाल बने हैं उसमें मैंने आपको पहले भी जिक्र किया ही कि जो नाटो से संबंधित सवाल आया या फिर जो शंघाई सहयोग संगठन के कॉन्टेक्स्ट में सवाल आया, ये मैंने कई बार चर्चा की है। दरअसल विरध ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्तर पर जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के साथ चीन और पाकिस्तान और साथ ही अमेरिका, ये 3-4 ऐसे देश हैं जिनकी चर्चा करनी ही पड़ती है जब भी हम भारत की वैदेशिक नीति के बारे में चर्चा करते हैं। और जब इनके बारे में चर्चा करते हैं तो शंघाई सहयोग संगठन और नाटो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। वैसे ही हिंद प्रशांत क्षेत्र भी किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो ये मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि भाई जब ये देख रहे हो तो ये भी साथ में देख ही लो, और उस तरीके से सवाल बनते भी हैं। तो विद्यार्थियों को इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ने की ज़रूरत है हर एक विषय के संदर्भ में, ये मेरा सुझाव रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लेकर के साइंस एंड टेक और पर्यावरण पारिस्थितिकी तक में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कवर होते हैं, और मैंने देखा आपने ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज चला रखी है। सर उसमें हर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्चा में रहती है वो ऑलमोस्ट कवर है। मतलब लगातार उसमें अब नई नई जो संस्थाएं हम उनको भी कवर कर रहे हैं। अब आगे स्टूडेंट्स को वो भी मिलेगी, लेकिन जितने प्रश्न अभी यूपीएससी में पूछे गए हैं उनके कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट आपको पूरे संगठन वाले जो हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन संडे को मिलता है आपको प्रोग्राम, उसमें है कवर। और ज्योग्राफी में तो सर जो है आजकल मैप बना करके एकदम छाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी आर्ट रहती है देखने में भी, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। हालांकि अभी आपका तो वो सीरीज़ अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू हुआ है, फिर भी बेसिकली हमने जो अभी एनसीईआरटी का बैच एंड करा था उसमें ये जो प्रश्न थे, खासकर जो फियोर्ड वाला प्रश्न आया था, ये फियोर्ड वाला प्रश्न डायरेक्टली एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, तो ये एक डिस्कशन में आया था। और कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि वो जो डायग्राम हमने बनाया था वो डायग्राम डायरेक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड है। इसी के साथ जो आपने जिस प्रश्न के बारे में डिस्कशन करा 1960 के दशक से इंडिया का जो है वो आयात और निर्यात, इसके परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न था, इसके बारे में भी एनसीईआरटी में ज्योग्राफी वाले पोर्शन में इसका डिस्कशन है। इसी प्रकार से जो पहला प्रश्न था ज्योग्राफी का, जिसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो खाद्य सुरक्षा है इससे संबंधित जो कंसर्न रेस करा था यूपीएससी ने, ये भी काफ़ी कुछ जो है वो एनसीईआरटी वाले बैच में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में आया हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था, अगर उस बच्चे ने एनसीईआरटी भी ठीक से रीड करी हो और जो हमारे पेड बैचेस में बच्चे हैं उन्होंने उसे अटेंड करा हो, तो ईजिली वो पाएंगे कि वो टेकलेबल था और वो आसानी से बनाया जा सका। तो ओवरऑल डिस्कशन में हमको ये पता चला है कि समझ में आता है कि हम सब लोगों ने जो पेपर देखा वो काफ़ी विषयगत रहा है, अपने अपने विषय से संबंधित रहा है। केवल एक टेक्निकलिटी देखने को मिलती है, वो ये है कि जब आप प्रश्न का उत्तर देंगे, 2023 के पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनका जब उत्तर देंगे, तो आपको उत्तर देने से पहले इतना सावधान रहना है कि उत्तर हमें किस दिशा में और कितने संतुलन के साथ लिखना है। खासकर तब जब प्रश्नों को 2-2 विषयों या 3-3 विषयों के साथ जोड़ करके पूछा गया हो, क्योंकि अगर आप किसी एक विषय के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर के उत्तर लेने का प्रयास करेंगे तो प्रश्न भले ही सरल है, लेकिन आप उस उत्तर के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को खास तौर से फोकस किया गया है। साथ ही साथ आपने देखा कि जितनी चीज़ें भी 2023 में प्रश्न में पूछी गई हैं, उसके लगभग सारे आयाम हमारी टीम ने किसी न किसी माध्यम से पूरे किए हैं।
मैं प्रयास करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संबंधित टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के जो लिंक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको और सहायता रहेगी देखने के लिए कि कैसे इसे पढ़ा जाना चाहिए। तो इसी प्रकार ये भी हमको समझना चाहिए कि जब हम सारी चीज़ें एक ही दिशा में तैयार कर रहे हैं और हमारी दिशा अगर ठीक तरीके से जा रही है तो 2023 के रूप में वो परिणाम भी सामने आएगा, दिखेगा आपको। अगर आप भी उस परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 तरीके के बैचेस इस समय चल रहे हैं। एक तो लॉन्ग टर्म 2025 के लिए है, P2I लॉन्ग टर्म बैच है जो कि 16 तारीख से शुरुआत हो चुकी है। विधिवत तरीके से आज उसमें कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी विषय के अनुसार, यानी कि मान के चलिए कि 18 तारीख के आसपास से। और दूसरी बात यह है कि एक और बैच आपका 22 तारीख से शुरुआत होने जा रही है। P2I बैच है, वो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है 2024 को टारगेट करते हुए, क्योंकि ये एकदम समय 2024 के लिए धीरे धीरे जा रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि 2023 के पेपर को देख करके आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, और उस मोटिवेशन के लिए आपको जो दिशा चाहिए वो दिशा हम आपको प्रदान करने के लिए तैयार हैं। आपको बस केवल जुड़ना है लॉन्ग टर्म P2I या फिर P2I 2024 के बैचेस के लिए, जो कि 22 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सब लोगों से मुलाकात होगी बैचेस में हमारे सभी शिक्षक गणों के साथ में। इसी तरह बने रहिएगा, देखते रहिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।